हाँ जी बच्चों, देखो इसमें सारा कांस्टेंट है। हमने v की अगर एक वैल्यू फिक्स करें तो ये लैम्डा a का, ये लैम्डा b का, ठीक है ना। तो जो अगर वो मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि v की कोई वैल्यू फिक्स की जा सकती है। सो लैम्डा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? √m के, 1/√m के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मास ज़्यादा लैम्डा कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जिसकी अभी हमें क्या करना है? हैवी पार्टिकल ढूंढना है। मास ज़्यादा तो वेवलेंथ तो क्या होनी चाहिए? कम। तो वेवलेंथ कम किस केस में? क्लियर पता चल रहा है ए की कर्व नीचे है, उसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही, देखो ऊपर की तरफ वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, तो नीचे वाली कर्व की वेवलेंथ हमेशा कम ही रहेगी ना, ऊपर वाले की ज़्यादा रहेगी। तो आप इसमें लिखोगे सिंस जो वेवलेंथ है ए वाली कर्व की कम है वेवलेंथ बी से, देयरफॉर जो मास है ना कर्व ए पे वो ज़्यादा है कर्व बी से। सो लाइन देयरफॉर लाइन ए represents particle of heavier mass, represents particle of heavier mass। लाइन ए रिप्रेजेंट कर रही है हैवी मास पार्टिकल। न्यूमेरिकल नंबर 20 करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 1.5 वोल्ट। What is maximum kinetic energy? Kinetic energy का रिलेशन यही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। अब ये तो हमें पता करना है kinetic energy, और V नॉट कितना है? 1.5 वोल्ट। ओवरऑल कितना आ गया? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोड़ दो आप। न्यूमेरिकल नंबर 21 करते हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर। पावर एमिटेड इज 2 × 10⁻3 वॉट। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। पावर होता क्या है हमारे पास? एनर्जी बाय टाइम। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। क्वेश्चन में लिखा है पर सेकेंड, तो टाइम इज 1 सेकेंड। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय 1। तो एनर्जी कितनी आ गई? पावर के इक्वल। और पावर हमारे पास कितनी है? 2 × 10⁻3। सो एनर्जी हमारे पास इतनी आ गई, सारे फोटोन्स की एनर्जी। मान लो जो नंबर ऑफ फोटोन है वो क्या है? n। लेट n बी नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड। सो ये जो E है कैसे लिख सकते हो? NH-nu, एक फोटोन की एनर्जी h-nu, n की क्या होगी? NH-nu। सो देयरफॉर NH-nu इज इक्वल टू 2 × 10⁻3। इसको सॉल्व आप करोगे बस, देखो n कितना आएगा? 2 × 10⁻3 बाय h-nu। h की वैल्यू 6.625 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी इज 6 × 10⁻41। आप इसको सॉल्व करना है। को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। इसको अप्रोक्सीमेट 40 लिखा जाएगा। एक 20 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 23। और 23 को 2 zeros यहाँ पे लिख लो। 5 × 10⁻21 आ गया। 5 × 10⁻। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 22। द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद collector plate potential for different frequencies of incident radiation। frequency nu1, nu2, nu3 ये ग्राफ है। which physical parameter is kept constant for the 3 terms। बताओगे इनको देख के कि कांस्टेंट क्या है?
क्या कांस्टेंट है इसमें? इसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट है तीनों की। रीजन क्या है कि ऊपर की तरफ करंट होता है और ये देखो सैचुरेशन करंट, तीनों का सेम कांस्टेंट। करंट जो फोटो करंट है किस पे डिपेंड करता है? देखो आप सिंपली लिखो, जो फोटो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ना। और जो नंबर ऑफ फोटोन है उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। समझ गए? या इंसिडेंट रेडिएशन कह लो आप। तो जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बट फोटो करंट इज कांस्टेंट। जो सैचुरेशन ये है ना, सैचुरेशन जो सैचुरेशन आई है वो कांस्टेंट है ना, बट IP is constant for IP is constant for three frequencies in saturation region. In saturation region, जो ये saturation वाला रीजन है ना, यहाँ पे IP तीनों का सेम है, मीन्स इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, देयरफॉर इंटेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर थ्री कर्व्स। इंटेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है कि विच फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, होते हैं ना। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि ये इक्वेशन होती है ना हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ev नॉट। तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हमने थर्ड लॉ लिखा है। थर्ड लॉ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल पे भी डिपेंड करती है। मींस देयरफॉर जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई ना फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 का, ये 2 का, ये 3 का। इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है नेगेटिव पोटेंशियल, इस तरफ बढ़ता है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल V naught is maximum for frequency nu1। पहली फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो मतलब therefore nu1 is highest। जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। न्यूमेरिकल नंबर 23 करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखा है न्यू नॉट, वो एफ है। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f इज इंसिडेंट, अगर देखो केस 1, अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 2f हो, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज v1। तो क्या हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, बल्कि h भी कॉमन ही ले लो, लगा सकते हैं। तो देखो हाफ m, वेलोसिटी कितनी है पहले केस में v1, कब है? जब फ्रीक्वेंसी कितनी है इंसिडेंट लाइट की 2f और थ्रेशोल्ड तो f है ये। तो ये हमारे पास आ गया हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू hf, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड केस में क्या लिखा है? When the frequency of incident light is increased to 5f, the maximum velocity of photoelectron is v2, means half m v2 square is equal to h nu minus nu naught, half m
V2 स्क्वायर, न्यू की जगह 5f, न्यू नॉट की जगह f, तो 5 माइनस 1 4f, ये r n V2 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। समझ गए? अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 2f है तो मैंने 2f पुट कर दिया, थ्रेशोल्ड तो सेम ही रहती है, और यहाँ पे 5f पुट कर दिया, बस वेलोसिटी v2 हो गई, यहाँ पे v1। तो रेशो क्या पूछा है? v1/v2, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास हाफ m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m v2 स्क्वायर, hf डिवाइडेड बाय 4fh, ये hf कैंसिल, हाफ m कैंसिल, v1/v2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, सो v1/v2 कितना आ गया? 1/2, v1/v2 रेशो आ गई 1/2। आंसर क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन मेटल सरफेस ओवर फंक्शन। देखो वेवलेंथ हमारे पास इंसिडेंट वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको 2 × 10⁻⁷ मीटर लिखेंगे, और वर्क फंक्शन कितना है? 5 नॉट 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। देखो ये रिलेशन हम करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी है। और h न्यू इसको कैसे लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी को c/λ, और ये h न्यू नॉट कितना है? वर्क फंक्शन। h न्यू नॉट वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सॉल्व करो आप, देखो 6.625 10⁻⁻34 into 3 × 10⁸, ये 2 × 10⁻⁷। हाँ जी, पहले समझ लो, एक मिनट। देखो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, बट यहाँ पे ख्याल रखना है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और अभी मैंने वैल्यूज पुट की ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अभी जूल में। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करके अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब तो आपको पता है इसको हम 6.4 लेंगे, 4 से कैंसिल, 2 2 4, 3 2 6 आ रहा है इनटू और वैसे इनका 6.2 आ रहा है अप्रोक्सीमेट, तो मैं पूरा लिख लेता हूँ। फिलहाल हमारा 6 आ रहा है। वैल्यूज देख लो आप एक बार, ये कितना आ रहा है? -26, और ये 26 आ रहा है। ये सब कैंसिल होगी, जीरोस पूरी कैंसिल हो रही है, ऊपर भी -26 नीचे भी। सो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट एक बार आप देख लो, बाद में लिख लेना, एक बार देख लो, बाद में नोट कर लेना। देखो व्हाट विल बी, पहले तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है, वो हो गया। अब फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद सेम वेवलेंथ इज डबल्ड। अगर आप इंटेंसिटी डबल करते हो उससे क्या होगा? इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ज़्यादा, एनर्जी क्या रहेगी? वेवलेंथ तो सेम लिखा है, सेम वेवलेंथ, तो ये एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और इसको c/λ करते हैं, जो हमने ये पता किया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही, वेवलेंथ पे कर रही है, और इसमें लिख दिया कि वेवलेंथ क्या है? सेम, चाहे इंटेंसिटी डबल हो जाए, एनर्जी सेम है। तो आप लिखोगे एज द एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एज द एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, देयरफॉर एनर्जी रिमेन्स द सेम, एनर्जी रिमेन्स द सेम, एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती एनर्जी। वो तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा फोटोन होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। वेवलेंथ तो सेम ही है, वेवलेंथ चेंज होती तो फर्क है। सेकेंड, इफ द सेम लाइट
falls on another metal of work function 6.5, what will be energy of emitted electron? अगर सेम लाइट फॉल करे, हमारे पास एनर्जी कितनी है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट कितनी आई? ये देखो E इक्वल टू एच न्यू, न्यू को सी बाई लैम्डा, अभी तो सॉल्व किया, देखो एच सी बाई लैम्डा, ये सॉल्व करके 6.2 आ रहा था, तो 6.2 है एनर्जी हमारे पास इंसिडेंट लाइट की। और यहाँ पे तो वर्क फंक्शन ही कितना है? 6.5, और ये लेस है, विच इज लेस देन वर्क फंक्शन, विच इज लेस देन वर्क फंक्शन 6.5। तो एनर्जी इंसिडेंट लाइट की कम है, वर्क फंक्शन ज़्यादा है। मीन्स जब लाइट पड़ेगी मेटल पे, इलेक्ट्रॉन ही बाहर ही नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन तो वही है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, 6.5, हमारे पास 6.2 तक है। सो ये जो एनर्जी है एच न्यू, वो कम है एच न्यू नॉट से, ये एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन, देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो एनर्जी कहाँ से कैलकुलेट करें? जानबूझ के लिखा है व्हाट विल बी द एनर्जी, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। बस न्यूमेरिकल नंबर 25 करते हैं। इन द स्टडी ऑफ photoelectric effect, the graph between stopping potential V and frequency of incident radiation on two different metal V and Q is shown below. Which one of the two metals has higher threshold frequency? Threshold कहाँ पे है? देखो ये minimum frequency जो है ना, minimum frequency, तो वो threshold है। तो threshold for P is 3 to 10⁻14, for Q is 16 to 10⁻14, ज़्यादा किसके? It is clear from graph. It is clear from graph that threshold frequency for metal P is 3 into 10⁻14 Hz and threshold frequency for metal Q is 6 into 10⁻14. Therefore, threshold frequency for Q is greater than threshold frequency of P, क्योंकि ज़्यादा है। सेकंड में क्या पूछा है? Determine the work function of the metal which has greater value. Greater value Q की है, so work function कितना आएगा? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला h न्यू नॉट, h की वैल्यू 6.625 10⁻34 इंटू, और थ्रेशोल्ड कितनी है? Q के लिए 6 into 10⁻14। देखो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये जूल में आंसर आ जाएगा, बट जो वर्क फंक्शन है ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी सॉल्व कर दो इसको, ये जूल में आंसर आएगा। ये जो आंसर आएगा वो जूल में, तो हम क्या करेंगे? 6.625 ये माइनस का 20 बचा, इसको 1.6 into 10⁻19 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये हो जाएगा, तो डिवाइड करके कितना आ रहा है? 24 into 10⁻1 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ये आ गया, अप्रोक्सीमेट 2.4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या पूछा है? थर्ड यहाँ पे कर रहा हूँ, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस फॉर दिस मेटल। जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो है 8 into 10⁻14 हर्ट्ज। हमें क्या पता करना है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। लिखते हैं कि नहीं? लिखा जाता है ना, आइंस्टाइन से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये है। तो एच न्यू नॉट हमने अभी पता किया, देखो एच न्यू नॉट 2.4, तो ये करने की जरूरत नहीं, पर एच न्यू तो करना पड़ेगा।
6.625 10 स्क्वायर माइनस 34 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 ये, ठीक है। पर ये जूल में इसको डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 19 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया और ये एच न्यू नॉट अभी सॉल्व किया 2.4। सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर दो, (3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 माइनस 2.4 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट करो, कोई डाउट तो बताओ। Numerical number 26, a proton and electron have same kinetic energy, which one has greater de Broglie wavelength and time? इसमें दो चीजें यूज हुई हैं, kinetic energy, de Broglie wavelength, दोनों में रिलेशन क्या है? de Broglie wavelength is, कैसे लिखी जाती है de Broglie wavelength? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन md। md क्या है? मोमेंटम, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन √2m लिख दिया, ठीक है। क्या पूछा है? लैम्डा सेम है, व्हिच वन हैज ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सॉरी लैम्डा काइनेटिक एनर्जी ई सेम है दोनों में। सो ई तो कांस्टेंट है, अभी सेम है ना क्वेश्चन में, तो ई कांस्टेंट हो गया, टू कांस्टेंट हो गया, एच। तो जो लैम्डा है वो √m पे डिपेंड कर रहा है। जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 10 स्क्वायर माइनस 27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 स्क्वायर माइनस 31। ये -27 है, -31 है, 10,000 टाइम्स कम मैसिव है इलेक्ट्रॉन, 10,000 गुना हल्का है प्रोटॉन से, बहुत कम है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास कम है प्रोटॉन से, अगर मास कम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसका मास कम उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है प्रोटॉन से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 27 करते हैं। A particle is moving 3 times as fast as electron. Velocity किसी पार्टिकल की क्या है 3 times है जितनी इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है जी। The ratio of de Broglie wavelength of particle to that of electron is 8.3 into 10⁻⁴. Calculate the particle's mass and identify the particle. डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल की लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, मास पार्टिकल का वेलोसिटी पार्टिकल की सेम ही h अपॉन mv। ये इलेक्ट्रॉन 8.3 10⁻⁴, ये ऐसे, ये रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यूज पुट कर दो 9.1 10⁻⁻31। मास ऑफ पार्टिकल पता करना है और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी गिवन है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 9.1 को तो 3 मान लेंगे, 3 ठीक है। तो मास ऑफ पार्टिकल कितना आया, ये ऊपर इसको नीचे ले आए, यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻31 से नीचे आ 8.3 इंटू 10⁻⁴ मास ऑफ पार्टिकल। और प्लस -27 3/8.3 कितना आ रहा है 0.36 into 10⁻⁻27। तो 10⁻⁻27 kg किसका ऑर्डर है? 10⁻⁻27 मास किसका होता है? एक प्रोटॉन का, एक न्यूट्रॉन का। सो पार्टिकल में भी
पार्टिकल में भी अ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, क्योंकि जो ऑर्डर है ना 10⁻⁻27 kg, हम तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, बस ऑर्डर देख के पता चलेगा कि ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है। न्यूमेरिकल नंबर 28, an alpha particle and a proton are accelerated through the same potential difference, find the ratio of the de Broglie wavelength। तो de Broglie wavelength कैसे लिखें? de Broglie wavelength is lambda equal to h1b, d का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन √2mp, ये लिख दिया √2mp। एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं? आपको बताया था पोटेंशियल इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया वर्क चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। वर्क हमेशा किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी। तो एनर्जी की जगह आप चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकते हो। और ये जो आया ये फॉर्मूला है जो मेन है, इसको आगे बनाएंगे हम। देखो दो पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन। तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन चेंज करूँ, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, पोटेंशियल बट सेम दिया है, एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने v सेम लेना है, तो बस बाकी सारा चेंज होगा। और प्रोटॉन आएगा h बाय √2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल चेंज। अब यही है फाइंड द रेशियो ऑफ द de Broglie wavelength। रेशियो कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, उसके बाद देखते हैं। अल्फा को प्रोटॉन से डिवाइड, ये ऐसे आ रहा है, h से h कैंसिल, ठीक है जी। लिख बाद में लेना, पहले जो मेन है वो समझ लो, बाद में भी लिख लोगे। ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा, क्या करें, कैसे करें? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या होता है, हीलियम-2 पॉजिटिवली चार्ज होता है, हीलियम-2 को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और जो प्रोटॉन है वो किसे बोलते हैं, प्रोटियम को प्रोटॉन बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, सुना होगा H11, H12, H13, समझिए ना। तो ये H11 जो है ना प्रोटियम, इसको प्रोटॉन बोलते हैं, ये प्रोटॉन है। तो आप देखो अब सिंपल, ये ऊपर क्या होता है, एक मिनट, ये क्या है हमारे पास, नंबर, एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब चार्ज नीचे से पता लगता है, एटॉमिक नंबर से चार्ज पता लगता है। तो इसका 2 है तो इसका 1 है, मीन्स जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल का वो डबल है प्रोटॉन के चार्ज से, है ना। इसका 1 है तो इसका 2 है। ऊपर क्या है, मास, इसका 1 है तो इसका 4 है, मीन्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। ये इसमें पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 बिकम, हम रेशियो पता कर रहे हैं अल्फा की और प्रोटॉन की de Broglie wavelength, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ अल्फा आप लिख दो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा लिख दो डबल चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये कैंसिल, कितना आया 1/8, 8 का कितना आएगा 2√2। तो रेशियो आपके सामने है 1/2√2, ये आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 29 करेंगे। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम de Broglie wavelength, डिटरमिन द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, देयर स्पीड। प्रोटॉन की वेवलेंथ क्या होगी, अभी आपको फॉर्मूला पता है, h/√2
एम क्यू वी, और इसमें सेम क्या है, वेवलेंथ। तो बाकी सब चेंज कर दो, ये प्रोटॉन का, ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के लिए मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, पोटेंशियल ऑफ अल्फा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितनी डी ब्रॉगली प्रोटॉन की है उतनी अल्फा बराबर रखो। तो आंसर आया नहीं क्या, अलग आ रहा है आंसर, 1:1 ही आया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर दिया, ये आ गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। अभी आपको बताया था मास ऑफ अल्फा कितना होता है, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ अल्फा डबल होता है मास ऑफ, ये इस साइड आ गया, 4 to the 8:1, 8:1 आंसर आया। इसमें कुछ और है, स्पीड कैसे पता करेंगे, स्पीड ये तो फर्स्ट आ गया। सेकंड रेशियो ऑफ देयर स्पीड, देखो अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं H/m(v), ये प्रोटॉन के लिए, और अल्फा पार्टिकल के लिए H/m(v), डायरेक्ट भी तो लिखा जा सकता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, ये सेम रखना है, ये स्पीड है, ठीक है, पोटेंशियल नहीं है, स्पीड है, स्मॉल v। ये कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा का जो मास है वो 4 टाइम है प्रोटॉन के मास। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ अल्फा, 4:1 आंसर।